उनकी जब सरकारें थी तो बड़ी संख्या में ऐसे कानून लोगों पर लगाए गए। 5 अगस्त 2019 के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जम्मू कश्मीर में हुआ। जी जी। कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला, उनके 2 चुने हुए प्रतिनिधि, बड़ी आबादी जो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थी, बिल्कुल। उसको उनका अधिकार मिला। जो 370 के कारण मैं समझता हूँ कि जलालत की जिंदगी जीती, बिल्कुल। वो आज मुक्त हवा में सांस ले रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और हम अभी हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। मेरा पहला क्वेश्चन यही है, क्योंकि 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, ऐसी क्या पहल की आपने बतौर एलजी कि कश्मीर में इलेक्शन के लायक माहौल तैयार हो पाया? देखिए, एक तो ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है आपका स्टेटमेंट कि 10 साल बाद चुनाव। जी। ये नैरेटिव देश भर में ये बन रहा है। चुनाव 2019 में भी था, 2024 में हो रहा है, तो इसमें थोड़ा मैं बिल्कुल सुधार करूँ। बिल्कुल सही। अब 2019 में हुआ क्या, तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A देश की संसद ने प्रोगेट किया। जी। देश के गृह मंत्री जी ने बिल प्रस्तुत करते हुए जो बात कही, मैं मानता हूँ उसी सीक्वेंस में चीजें आगे बढ़ रही। जी। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, क्योंकि लद्दाख निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में 83 असेंबली सीट्स थी, 7 बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा कि फिर असेंबली इलेक्शन, और तीसरी बात कही कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। सेम सीक्वेंस में चीजें आगे बढ़ेंगी। 7 सीटें जो बढ़ी असेंबली, उनकी बाउंड्री बिना तय किए तो चुनाव नहीं हो सकता, और उसकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं तय कर सकता। इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है निर्वाचन आयोग की, वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है। डिलिमिटेशन जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बना, वो 3 बार विजिट किया जम्मू कश्मीर में, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। 2022 अंत में जाकर के डिलिमिटेशन फाइनल हुआ। तो चुनाव जब भी विधानसभा के होते उसके बाद ही हो। अब 8 साल पुरानी वोटर लिस्ट पर तो चुनाव होता नहीं। 8 साल में ढेर सारे यंगस्टर्स नए मतदाता बने, तो वो अपडेशन का काम चला। अब ये फैसला देश का निर्वाचन आयोग करता है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएं या बाद में कराए। अब वो चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव ने एक बात स्पष्ट कर दी कि 32-33 वर्षों बाद इतने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की आवाम ने लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की, और जो नैरेटिव बनाया जाता था कि आवाम की भलाई पड़ोसी के साथ है, यहाँ के लोगों ने उसे नकार करके कहा कि नहीं, हम भारत के लोकतंत्र के साथ हैं, भारत के लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा में देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों के बराबर हमारी भी भागीदारी। 58% से ज्यादा मतदान हुआ। वैली में अगर देखें तो 50.6% हुआ, जो कि 30-32 वर्षों में रिकॉर्ड मतदान, और एक भी आरोप नहीं लगा। पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुआ। जिसको लोगों ने चाहा उसको लोगों ने चुना। एक और सवाल है, जैसे हुर्रियत और जमात, और जो आपने कि क्या ये 5 वर्षों में 2019 के बाद जो 5 वर्षों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि उसका बड़ा योगदान था इतने बड़े पैमाने पर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट। हुर्रियत और जमात मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश में है इस बार, तो आपको लगता है कश्मीरियत, जमहूरियत और नॉर्मलिटी के लिए उनका मेन स्ट्रीम में आना जरूरी है? ये 2 बातें हैं। केवल जम्मू कश्मीर से नहीं, देश के दूसरे हिस्सों से भी इस तरह के लोग देश की संसद में पहुंचे हैं, विधानसभाओं में पहुंचे हैं। अभी जो देश का कानून है उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। देश को इस पर विचार करना चाहिए, विशेष रूप से राजनीतिक दलों को एक कंसेंसस बनानी चाहिए, और भारत के निर्वाचन आयोग को इस पर एक मंतव्य व्यक्त करना चाहिए। अगर ऐसा कानून होगा तो फिर सरकार, हाँ, चुनाव में कोई पार्टिसिपेट करे, जो कार्रवाई पहले हुई है बैन है, बैन रहेगा, और देश की एकता, अखंडता की एक फाइन लाइन जो क्रॉस करेगा उसके विरुद्ध
वैधानिक और संवैधानिक कार्रवाई उसी तरह से की जाएगी जैसे पहले हुई। यहाँ की लोकल पार्टीज पीएसए को लेकर बार बार चुनाव में अपना भी मुद्दा भी बनाते हैं और उसके नाम पर वोट लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है पीएसए जिन पर लगा है वो कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए कितना ज़रूरी है और उसको क्या हटाएंगी पार्टीज तो उस पर फिर बतौर एलजी आपका? दो बात मैं कहना चाहूँ जी कि आज वो पीएसए नए स्वरूप में है। पहले भी जो लोग आज इस बात को उठा रहे हैं उनकी जब सरकारें थी तो बड़ी संख्या में ऐसे कानून लोगों पर लगाए गए, बेगुनाह लोगों की जान भी बड़ी संख्या में गई। तो मुझे लगता है कि पीएसए हो या यूएपीए हो, ये इसीलिए बना हुआ है कि देश की एकता अखंडता के लिए कोई खतरा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये केवल भारत में नहीं है, जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया के देशों में ऐसे कानून बना रखे हैं। जी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था अभी लोकल इस पर कि पत्थरबाजी पूरी तरह खत्म हो गई है, सिक्योरिटी सिचुएशन सुधर गई है, हड़ताल, मैंने भी लोकल से बात की तो सबके बीच में ये अनोशा नहीं कि बड़े खुश हैं कि बाज़ार खुल रहे हैं, अब कोई हड़ताल का कैलेंडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको बार बार ऐसा लगता है कि 370 ने उनका कुछ अपना छीन लिया, उनका कोई हक छीन लिया। उसको आप कैसे कैटर कर रहे हैं इतने दिनों से? वो आपके सामने भी चैलेंजेस इस तरह के आए होंगे, उनको इतने सालों का एक जो भ्रम मन में था कि 370 उनका कुछ अपना है तो उनसे छीन लिया जाएगा या छीन लिया गया है, इस तरह से ये भावना कुछ लोगों के मन में है। लेकिन एक बड़ी आबादी है जो ये महसूस कर रही है कि हमारी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई और इससे हमको मिला कुछ नहीं। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जम्मू कश्मीर में, एक बड़ी आबादी जो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थी, उसको उनका अधिकार मिला। मोटे तौर पर 50% आबादी महिलाओं की है, जो 370 के कारण मैं समझता हूँ कि जलालत की जिंदगी जीती, वो आज मुक्त हवा में सांस ले रही। अनुसूचित वर्ग के लोग हों, एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, आरक्षण पहाड़ी लोगों को दिया गया, गुजर बकरवाल लोगों को आरक्षण मिला, रिजर्वेशन चुनाव में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गई, ओबीसी का रिजर्वेशन डबल कर दिया गया पहले की तुलना में। तो ये कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला, उनके 2 चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में होंगे। तो ये 370 हटने से मोटे और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, पीओजेके के हमारे जो आए हुए थे शरणार्थी, ऐसे तमाम लोग जो लंबे समय से मौलिक अधिकारों से वंचित थे, उन्हें मौलिक अधिकार देने में सफलता मिली है। देश के वे तमाम कानून जो देश के बाकी हिस्सों में तो लागू थे, लेकिन राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। शेड्यूल का कानून थे जो लागू हुए। हाँ, ये ठीक है कि इसकी आड़ में कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसके हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई है, समृद्धि आई है, विकास हुआ है। एक इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि पत्थरबाजी खत्म हुई है लेकिन आज़ादी का सेंटिमेंट नहीं, ऐसा कुछ नेताओं का कहना है यहाँ लोकली। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, ठीक है ना। पत्थरबाजी खत्म हुई है, ये स्वीकार वो कर रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है, मैं समझता हूँ। आज़ादी का सेंटिमेंट है ऐसा उनका मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि अब यहाँ के की आवाम ने ये बात ठीक से समझ ली है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, पड़ोसी केवल हमको गुमराह कर रहा है। एक और सवाल है, कश्मीर में सड़क पानी से बड़े मुद्दे होते हैं, कश्मीरी पंडितों की वापसी या जेलों में से रिहाई, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ की पॉलिटिक्स देश चलाती है। मैं कहना चाहता हूँ, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जब डेवलपमेंट की बात हम करेंगे तो कनेक्टिविटी इज ए मेजर रोल, कनेक्टिविटी का बड़ा रोल है, चाहे वो सड़क हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में इसमें अभूतपूर्व काम हुआ है। मुझे याद है 2020 में मैं आया था, उसकी तुलना में 2.5 गुना पैसेंजर्स बढ़ गए। जम्मू से श्रीनगर आने में 8 घंटे लगते थे, 8.5 घंटे, 5 घंटे में लोग आ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के काम हो रहे हैं। रूरल रोड्स लगभग मोटे तौर पर 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गाँवों को सड़क से जोड़ दिया गया है। तो कनेक्टिविटी कश्मीर कन्याकुमारी से इस वर्ष के अंत तक रेल लाइन से जोड़ने जा रहे हैं, तो इसका विकास में अलग योगदान है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, ये सच है, उन्होंने जो संतरास झेला है,
उसका वर्णन करना शब्दों में बड़ा कठिन है। जी। भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई थी उनके पुनर्वास की, 3000 नौकरी 3000 घर, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब दिए गए थे। उसके बाद मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने भी 3000 नौकरी 3000 घर का ये फैसला लिया। किन्हीं कारणों से नियुक्तियां नहीं होती थी, घर नहीं बनते थे। आज मुझे संतोष इस बात का है कि कश्मीरी पंडितों के 200 कुछ पद खाली है, सब भर दिए गए पीएम पैकेज में। जी। और जो खाली है वो इसलिए खाली है कि उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, छोड़ के चले गए। जो रेस्ट बाकी पद हैं वो भी हमने SSRB को भेज दिए, भर दिए। घर के लिए जमीन नहीं मिलती थी। आज 3200 से ज्यादा घर बन के तैयार है, शेष भी बन करके तैयार हैं। मैं ये मानता हूं कि केवल इसी से पुनर्वास नहीं होगा, उसके भी अनेक उपाय हमने किए हैं। और जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे दफ्तर में एक सेल है जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, माइनॉरिटी एम्प्लॉइज के जो इश्यूज हैं उनको देखती है, और मैं निरंतर उनके संपर्क में हूँ। कश्मीर वैली की आवाम में भी एक बड़ा परिवर्तन आया है। वो भी, उसमें भी एक बड़ा वर्ग है जो ये मानने लगा है कि बिना कश्मीरी पंडितों के कश्मीर अधूरा है। और मुझे लगता है कि वो दिन जल्दी ही ये देश देखेगा जब फिर से यहाँ लालदेन हो या ऐसी महान हस्तियों के वंशज फिर से कश्मीरवादियों को गुलजार दें। एक और सवाल है आखिरी कि आप हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सरकार आएगी तो उनके पास अलग तरह के पावर होंगे, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जो आप जिस चीज़ को नहीं कर पाए, जो डेमोक्रेटिक सरकार आकर ज़्यादा जिसके पास स्कोप होगा उसे करने का? ये दो बातें हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूएशन में काम। आज की जरूरत कुछ है, कल की जरूरत कुछ होगी, तो सरकार को निश्चित रूप से जब आएगा तो नई चुनौती, नए काम वो करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, पिछले 4 वर्ष में मैंने कोशिश की है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके समाधान की तरफ हम आगे बढ़ें। और मैं आज ये कह सकता हूँ प्रसन्नता के साथ ये बात कि ऐसे काम करने में हमें सफलता मिली है और आवाम के सहयोग से मिली, जो शायद यहाँ लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। आज डिजिटल सर्विसेज में, ऑनलाइन सर्विसेज में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। PMEGP जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है, हमारी आबादी 1% है, वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। मुझे कहते हुए, आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि विशेष रूप से 4-5 सेक्टर जो जम्मू कश्मीर में बड़े महत्व के हैं। एक एग्रीकल्चर एंड एलाइड। एग्रीकल्चर एंड एलाइड का मतलब उसमें हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, सेरिकल्चर। हमने एक नई स्कीम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाया कृषि विशेषज्ञों की अनुशंसा के साथ, और जो 13 लाख परिवार हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, और उसमें 2,62,000 जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। GDP जो जम्मू कश्मीर के, उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, एक 1.25 साल हो गया इस स्कीम को प्रारंभ हुए। मैं 4 साल बाद इसका कंट्रीब्यूशन 2.5 गुना हो जाएगा, बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। दूसरा, टूरिज्म। मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड टूरिज्म जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है, और जिसका एक होटल था, एक नया होटल उसका बन गया है। मेरे रूटीन काम में एक काम ये भी होता है कि आप जैसे पत्रकार या कुछ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अक्सर मुझे फोन करते हैं कि साहब कमरा नहीं मिला, कि जरा मुझे रूम दिलवा दीजिए। उससे रोजगार मिला है, खुश समृद्धि आई है। चाहे वो ठेला वाला हो, खोमचा वाला हो, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम बनाने वाले लोग हों, होटल वाले लोग हों, टैक्सी वाले हों, ऑटो वाले हैं, एक बड़ी संख्या में रोजगार। तीसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। एक और सवाल है और कि मैं खत्म कर दूँ, आज़ादी से लेकर 2021 तक 14,000 करोड़ का निवेश प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ था। जो स्कीम यहाँ बनी, न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से, आज मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव आज जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री के लिए है। सबसे सस्ती बिजली देश में जम्मू कश्मीर में है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल हमारे पास हैं। 8800 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं। लगभग 19,000 करोड़ के काम ग्राउंड पर चल रहे हैं, जिनमें प्रोडक्शन आने वाले 6-7-8 महीने में शुरू हो जाएगा। जितना प्रपोजल हमारे पास है उसमें 65% लोगों को जमीन देने की स्थिति हमारी है। कोशिश कर रहे हैं हम लैंड बैंक बनाने की। मैं आश्वस्त हूँ कि 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा। 5 लाख
6 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, गाज़ीपुर से श्रीनगर की अगर हम बात करें, आपने पूरा एक फलक देखा है बड़ा सा पॉलिटिकल लिहाज से, तो आप क्या सिमिलैरिटी देखते हैं और क्या डिफरेंस देखते हैं यूपी और कश्मीर में? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी चुनौतियाँ और अपनी अपनी विशिष्टताएं होती हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ अलग हैं, यहाँ के चैलेंजेज अलग हैं। जी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ की चुनौतियाँ अलग हैं। लेकिन अगर मानवीय संवेदना किसी व्यक्ति में हो तो स्थान भले बदल जाए, संवेदना के साथ अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में खुशी लाने में आपको सफलता मिलेगी। एक है यूनिफाइड कमांड को आप हेड करते हैं, उसमें अभी जम्मू में बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए हैं बीच में, कश्मीर में बहुत सिचुएशन सुधरी है, आफ्सपा का बार बार मुद्दा उठता रहा है, तो अभी जो सिचुएशन सुधरी है उसके बीच आप आफ्सपा को कैसे देख रहे हैं, प्लस जम्मू को लेकर आपका क्या ऑब्जर्वेशन? दो बातें हैं। जब मैं आया था तो कश्मीर एक बड़ी चुनौती थी देश के लिए जी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिस भी तंजीम का आप नाम जानते हैं उनका कोई टॉप कमांडर यहाँ नहीं, अपनी जगह पहुँच गया है। लोकल यूथ का रिक्रूटमेंट बड़े जबरदस्त स्केल पर होता था, वो लगभग समाप्त हो गया। अब लोकल यूथ आतंकवाद की ओर नहीं जा रहा है। ये पिछले 4-5 वर्षों का ही प्रतिफल है। G20 के सफल आयोजन, जम्मू कश्मीर के विकास, लोकसभा चुनाव, इससे पड़ोसी के पेट का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसको ये बात समझ में आ गई कि अब आवाम का विश्वास भारत सरकार के साथ हो गया है, तो उसने बड़े पैमाने पर फॉरेन टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराया, कश्मीर रीजन में भी, जम्मू रीजन में। सुरक्षा बल मुकाबला कर रहे हैं। जम्मू रीजन में 15-16 वर्षों से मोटे तौर पर आतंकवाद समाप्त हो गया था। उसमें सुरक्षा बलों की बड़ी भूमिका थी, जम्मू के आवाम की भी बड़ी भूमिका थी। पड़ोसी ने इन्फिल्ट्रेशन कराने के बाद ये नई कोशिश शुरू की है। फोर्सेस हाई रीचे से विड्रा हो गई थी और वो लगातार कोशिश पड़ोसी कर रहा है। फिर से फोर्सेस अपनी जगह लेने लगी हैं। प्रॉपर डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, बसंतगढ़ की एक खबर आपने पढ़ी होगी। मैं आपके और आपके अखबार और चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर और देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आतंकवादी गिनने में हम विश्वास नहीं करते। आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को कैसे समाप्त किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता होती है। शांति खरीदने में हम विश्वास नहीं करते। शांति पूरी तरह कैसे स्थापित होगी, इस पर हमारा भरोसा है और हमारी फोर्सेस उसी दिशा में 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम कर रही हैं। जम्मू से भी आतंकवाद जल्द नस्ताबूद होगा। एक आखिरी सवाल है, अभी आपने इतने साल यहाँ पे एलजी बतौर पूरे किए हैं, अब कुछ ऐसा जो अधूरा रह गया आपको लगता है, और अब क्या बड़ा रोल अपने लिए देख रहे हैं? नहीं, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ और जब मैं आया था तो जरूर मुझे लगता था कि कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आने के बाद मुझे जम्मू कश्मीर के हर परिवार के साथ मेरा नाता हो गया है। यहाँ की आवाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ, जम्मू कश्मीर की समृद्धि कैसे बढ़े, यहाँ शांति और कैसे स्थापित हो, डेवलपमेंट और कैसे आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य कैसे बने, इसके लिए मैं अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपने विवेक से काम करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।